हेलो दोस्तों। क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है। ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। नज़दीकी ढाबे पर खाना खाने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट की और आगे निकल पड़े। वैसे इस मार्ग से गांव जाने की कभी ज़रूरत पड़ी तो नहीं थी, लेकिन हमें हमेशा के रूट से जाने पर लगभग 100 किलोमीटर का अधिक अंतर काटना पड़ता था। नए राह का डर और साथ में 2 साल बाद गांव जाने की खुशी, ये सब साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। प्रणव, मैं और कमलेश, हम तीनों मिलकर मेरे गांव जा रहे थे। हर साल फरवरी महीने में होने वाले उत्सव के लिए हम अगले दिन सुबह गांव पहुंचने वाले थे। रास्ता अनजान था, लेकिन जीपीएस ऑन होने के कारण हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सारी स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गई और रास्ता बिल्कुल सुनसान लगने लगा। हमने लगभग रात के 11 बजे घर छोड़ने के कारण शहर से निकलने में हमें 1 बज चुका था। तीनों दोस्त साथ होने के कारण हमें हंसते गाते हुए आगे बढ़ने जाना था। रात को 2:30 बजे के करीब रास्ते पर गाड़ियां कम दिखाई देने लगी और फ़ोन का नेटवर्क जा चुका था। अब जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। ए भाई, तेरे को रास्ता तो मालूम है ना? कमलेश ने स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे प्रणव से पूछा। हाँ, मालूम तो है, फिर भी आगे किसी से पूछ लेंगे, प्रणव ने जवाब दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमें एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी, जहां पर लाइट ऑन थी। हमने गाड़ी रुका ली। सड़क पर और कोई गाड़ी ना होने के कारण हम अकेले ही थे। टपरी पर खड़े उस आदमी से हमने पूछा, अंकल, रतनगढ़ जाने के लिए? हम इतना कहते ही उन्होंने अपनी उंगली की दाहिनी तरफ से इशारा करते हुए कहा, इस ओर से जाओ, ये शॉर्टकट है। पहले ही देर होने के कारण हमने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी उस तरफ मोड़ ली और बढ़ने लगे। रास्ता पहले से कुछ कच्चा था और थोड़ी दूर जाते ही आसपास का वातावरण भयानक होने लगा था। अब हमें थोड़ा डर लगने लगा। भाई लोग, क्या करना है? आगे जाएंगे या फिर ले लो यू टर्न? प्रणव ने हमसे पूछा। अरे भाई छोड़ना, अभी आगे जाते ही कुछ देर में शायद हाईवे लग जाएगा, कमलेश ने इतना कहा और हम अपना सारा ध्यान आगे रास्ते पर लगाकर बढ़ने लगे। रास्ता अब कुछ ज्यादा ही अजीब होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से इस रास्ते पर कोई गुजरा ही ना हो। अचानक से ही कोई गाड़ी के सामने आ गया और प्रणव का कंट्रोल जाने लगा।
कार ने रास्ता छोड़ दिया था और हम अचानक ही बगल की झाड़ियों में घुस गए। गाड़ी अचानक रुक गई और कुछ समय के लिए हम बेहोश हो गए। होश आते ही मैंने आसपास नजर दौड़ाई और मेरे होश ही उड़ गए। प्रणव, कमलेश, उठो, हम तो समंदर के किनारे आ गए यार। हम तीनों काफी डर गए थे। हम कहाँ थे हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां से निकलना बहुत जरूरी था। प्रणव ने स्टार्टर दिया, लेकिन गाड़ी कहीं फंस गई थी। वहां अजीबोगरीब तरीके से आवाजें आ रही थी। चारों ओर फैली हुई चांदनी में चमकता हुआ समंदर का पानी और हर ओर शांति ही शांति। मैं और कमलेश नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैंने खड़े होकर देखा तो गाड़ी को सिर्फ मैं अकेला ही धक्का लगा रहा था। मैंने आवाज लगाई, कमलेश, कमलेश। कमलेश गाड़ी से कुछ ही दूर खड़े होकर समंदर के पानी की तरफ एक नजर देखे ही जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन वो बस पानी की तरफ देखे जा रहा था। मैंने जाकर उसे हाथ लगाया तो उसे एक झटका सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने अपनी उंगली से पानी की तरफ इशारा किया। उसी वक्त प्रणव ने आवाज लगाई, हे भाई लोग, जल्दी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। मैंने पानी की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। समंदर के पानी से एक आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और वो सिर्फ धड़ था, उसका सिर गायब था। मैं और कमलेश दौड़ते हुए आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। प्रणव को वो आदमी साइड मिरर से हमारी गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ आते हुए साफ दिखाई दे रहा था। हमने तुरंत गाड़ी रोड पर ले ली और आए हुए कच्चे रास्ते पर ही वापस जाने लगे। हमने आखिरकार चैन की सांस ली। रुक, वापस जाके उस टपरी वाले की खटिया ही खड़ी करते हैं, प्रणव ने गुस्से में आकर कहा। मैंने बैक व्यू मिरर में कमलेश की तरफ देखा तो वो पसीने से लथपथ हो गया था और उसकी नजर में एक अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बीते हुए वाक्य से कमलेश पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उस वक्त वहां से निकलना ही हमारा मकसद था। मैंने कुछ देर बाद दोबारा कमलेश की तरफ देखा तो उसकी नजर ही बदल चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम उसी मोड़ पर आ गए जहां से हमने दिशा बदली थी, लेकिन वहां पहुंचते ही हमने देखा वहां ना तो वो अंकल थे और ना ही उनकी वो टपरी। मैं और प्रणव दंग रहकर एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए, लेकिन कमलेश अभी भी चुप ही था। अचानक कमलेश ने गाड़ी की खिड़की खोली और उल्टी करने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया और शांत किया। वो पूरी तरह लाल पड़ चुका था। उसने कहा, चलो जल्दी इधर से, बताता हूँ कुछ। उसके बाद जो कमलेश ने कहा उससे हम कांप उठे। उसने कहा, भाई, अभी कुछ देर पहले तक गाड़ी में हम 3 नहीं 4 लोग थे। ये सुनते ही प्रणव ने गाड़ी शुरू कर दी। तभी पीछे पड़े हुए
हमसे छूटे हुए सुनसान रास्ते से एक जोरदार चीख सुनाई दी और आवाज आई, बच गए आज। वो शॉर्टकट हमारी जिंदगी का आखिरी शॉर्टकट साबित हो सकता था। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ये कहानी मेरे ननिहाल की है। बचपन में गर्मियों की छुट्टी के दौरान जब हम गांव जाया करते थे तब अक्सर सारे बच्चों की एक ही जिद होती थी कि हमें नदी पर जाना है। गांव में पानी की कमी थी और हमारे घर में लगभग 20 से 25 गाय बैल होने के कारण उन्हें नहलाने और पानी पिलाने के लिए दिन में एक बार नदी पर ले जाया जाता था। नाना जी हमेशा बच्चों को नदी के पास ले जाने से मना करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें हम सब ने मिलकर मना ही लिया। वो तैयार तो हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि 10 बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम घर के 4 बड़े लोग साथ में चलेंगे और कोई भी बिना बताए दूर नहीं जाएगा। शहर से आए हुए हमारे रिश्तेदारों को ये बात अजीब लगी, लेकिन बच्चों की जिद के आगे सभी को हार माननी पड़ी। अगले दिन सुबह 10:30 बजे हम सारे 10 के 10 बच्चे, नाना जी, उनके एक भाई और घर के 2 नौकर मिलकर हम सब नदी की तरफ निकल पड़े। नदी काफ़ी छोटी थी और नाना जी ने साफ कह दिया था कि 1 फुट से ज़्यादा कोई अंदर नहीं आएगा। सारे गाय बैल पानी पीकर ठंडे पानी में तैरने के लिए उतर गए। लगभग 1 घंटे बाद नाना जी ने सारे गाय बैलों को इकट्ठा किया और नौकरों से कहा कि सारे बच्चों को लेकर निकलना चाहिए। उस पर हम निकलने लगे तो मैंने कहा, महेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महेश मेरी मासी का लड़का था। नाना जी नौकरों पर चिल्लाने लगे और कहा, अरे ढूंढो महेश को। नाना जी के भाई ने हम सब बच्चों से कहा कि चलो हम थोड़ी दूर चलते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया पर महेश कहीं नहीं मिल रहा था। दोपहर के 12 बज चुके थे। हम सारे बच्चे नदी से 200 मीटर दूर एक पेड़ की छांव में खड़े थे। दोपहर का समय रहते हुए भी वहाँ हवा की ठंडी लहरें चलने लगी थी। तभी एक नौकर और नाना जी महेश को अपने कंधे पर उठाकर भागते हुए आए। नाना जी को देखते ही सारे गाय बैल भी हमारी तरफ चल कर आ गए और हमने वहाँ से निकलने का निर्णय ले लिया। नाना जी ने अपने भाई से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी चलो, पता है ना ये साल का वो समय है। हम 2 से 3 कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक हवा बंद हो गई और उसके बाद जो हुआ उससे सारे लोगों की रूह कांप उठी। नदी की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, मानो कोई कुछ बहुत ही तड़प तड़प कर मांग रहा हो। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। मेरे नाना जी ने
इतना कहाँ ही था कि मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। वो दृश्य देखकर मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो चीख और कहीं नहीं बल्कि नदी के अंदर से आ रही थी। ये देखते ही मैं बेहोश हो गया। होश आया तो शाम हो चुकी थी। मेरी माँ मेरे पास बैठकर रो रही थी। मुझे होश आते ही उसने चैन की सांस ली। मैं दौड़ते हुए नाना जी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे प्लीज़ बताइए आज नदी पर क्या हुआ था। नाना जी ने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उस नदी का नाम घोड़े कोंड है। मराठी में कोंड का मतलब होता है स्थिर पानी। कुछ साल पहले उस नदी पर एक कच्चा पुल हुआ करता था जो गांव को 2 हिस्सों में जोड़ता था। एक दिन जब बारात उस पुल पर से गुजर रही थी तब पुल टूट गया और काफी सारे बाराती और घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा सारे लोग नदी में डूबकर मर गए। तब से लेकर आज तक हर साल इसी महीने में नदी को एक इंसान की जरूरत होती है। वो अपनी बलि मांगती है। पिछले 3 सालों में गांव वालों ने मिलकर इस समय नदी के पास ना जाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन वो कोंड किसी न किसी प्रकार से अपना शिकार चुन ही लेती थी और शिकार ना मिलने पर वो चीखने चिल्लाने लगती थी। आज नदी ने शिकार के तौर पर हमारे महेश को चुन लिया था। नाना जी को महेश नदी के किनारे एक पत्थर पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। अपना शिकार छिन जाने के कारण नदी चीखने लगी। मैं इस सब से उभर ही रहा था कि हमारा एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने नाना जी से कहा, अन्ना, पानी पीने के लिए रुके हुए एक शहरी की शाम 4 बजे नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। ये सुनकर मेरी अंतरात्मा कांप उठी। हम बच गए थे, लेकिन नदी ने अपनी प्यास बुझा ली थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।